कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि पृथ्वी पर हो रहे क्लाइमेट चेंज, बाढ़, सूखा और पैंडेमिक जैसे डिजास्टर्स की वजह से धरती इंसानों के रहने के लायक नहीं रही। इसी कारण से सारे अमीर और रूलिंग क्लास के लोग कैपलर 209 नाम के एक दूसरे ग्रह पर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। कैपलर के वातावरण में रहने की वजह से उनकी फर्टिलिटी प्रभावित हो गई, यानी अगली पीढ़ी को जन्म देने की क्षमता खत्म हो गई। इसीलिए कैपलर के लोग एक मिशन तैयार करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पृथ्वी दोबारा रहने लायक बनी है या अभी भी नहीं। इसी उद्देश्य से यूलाइसिस प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की स्थिति चेक करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर लैंड करते हैं, कैपलर के साथ उनका संपर्क टूट जाता है। इसीलिए वहाँ से यूलाइसिस 2 मिशन के लिए दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है। अब हम देखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट तेजी से पृथ्वी की ओर आता है और समुद्र में क्रैश लैंड करता है। उसमें 3 लोग होते हैं, एक महिला एस्ट्रोनॉट ब्लैक, उसके साथ 2 अन्य क्रू मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक का नाम टकर है। ब्लैक पानी से बाहर निकलकर अपने साथियों को बचाने की कोशिश करती है। वह टकर को बाहर निकालती है, उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाती है, लेकिन खुद भी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है। हालांकि टकर अभी जिंदा है, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई हैं। ब्लैक आसपास की स्थिति को मॉनिटर करती है और उसे पता चलता है कि वहाँ रेडिएशन का कोई संकेत नहीं है, यानी फिलहाल वह जगह सुरक्षित है। इसके बाद वह आसपास लाइफ के संकेत ढूंढने के लिए थोड़ी दूर जाती है। वह देखती है कि कुछ समुद्री जीव सामान्य रूप से मौजूद हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि वातावरण पूरी तरह जहरीला तो नहीं है। ब्लैक और टकर माइक्रोफोन से कनेक्टेड रहते हैं। टकर उसे बायोलॉजिकल सैंपल टेस्ट करने के लिए कहता है। ब्लैक अपने बालों का एक सैंपल निकाल कर टेस्ट करती है और रिपोर्ट नेगेटिव आता है, यानी रेडिएशन का असर नहीं है। कुछ ही देर में घना कोहरा छा जाता है। टकर उसे वापस आने को कहता है। ब्लैक जवाब देती है कि उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसे पानी पार करके वापस आना होगा। टकर फ्लेयर गन चलाकर उसे दिशा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय कुछ अज्ञात लोग टकर पर हमला कर देते हैं। जब तक ब्लैक वहां पहुंचती है, टकर को वो लोग वहां से उठाकर ले जा चुके होते हैं। कुछ ही देर बाद वे लोग ब्लैक को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे टकर के पास लेके जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये लोग दरअसल पृथ्वी पर बचे हुए सर्वाइवर्स हैं, वे लोग जो कैपलर पर नहीं जा पाए थे। टकर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। ब्लैक उनसे अपना मेडिकल किट मांगती है ताकि वह टकर की मदद कर सके। वे लोग उसे पहले अपने घायल सदस्य का इलाज करने के लिए कहते हैं। इस कबीले में सिर्फ उनके लीडर नार्डिक को ही अंग्रेजी आती है, इसीलिए वही ब्लैक से बात करता है। ब्लैक उनके घायल सदस्य का इलाज करती है और फिर टकर के पास लौटती है। वह उसे इंजेक्शन देती है और बताती है कि उसने यहाँ बच्चों को भी देखा है, मतलब पृथ्वी पर रिप्रोडक्शन फिर से संभव है। शायद वे यहाँ कैपलर के बाकी मेंबर्स को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन टकर उसे बताता है कि उसका खून बहुत बह चुका है। अगर ब्लैक उसे साथ लेके जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और मिशन फेल हो सकता है। और यह कहने के तुरंत बाद टकर अपना सुसाइड कैप्सूल निकालता है और उसे खा लेता है। वह अपनी जान दे देता है ताकि कम से कम ब्लैक अपना मिशन पूरा कर सके। यहीं पर हमें पता चलता है कि यूलाइसिस 1 मिशन जो कुछ साल पहले भेजा गया था, उसमें ब्लैक के पिता भी शामिल थे। ब्लैक अपने पिता को ढूंढने के लिए ही पृथ्वी पर आई है। बचपन में उसके पिता उसे पृथ्वी की कहानियां सुनाया करते थे और वही उसकी इस मिशन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अब प्रेजेंट टाइम में ब्लैक एक डरावने सपने से उठती है। कबीले के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं। वहीं पर माइला नाम की एक छोटी बच्ची है जो ब्लैक से दोस्ती करने की कोशिश करती है। ब्लैक उसे ड्राइंग के जरिए समझाती है कि वह दूसरे ग्रह से आई है और उसे अपना रेड बॉक्स यानी कि मिशन डेटा डिवाइस ढूंढना है। माइला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी ब्लैक को बाहर से तेज चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ बच्चे भागकर उसके कमरे में छुप जाते हैं। ब्लैक बाहर झांक कर देखती है तो कबीले में भगदड़ मची हुई है। ऐसा लगता है कि उन लोगों पर किसी तरह का हमला हुआ है। ब्लैक को सामने वही महिला दिखाई देती है जिसके हाथ में उसका रेड बॉक्स होता है। तभी एक छोटा बच्चा रोने लगता है तो ब्लैक नीचे उतरकर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। उसी पल उसे पहली बार मदरहुड जैसा एहसास होता है, एक ऐसा भाव जो कैपलर पर रहते हुए वह कभी महसूस कर ही नहीं पाई थी। कुछ देर बाद हालात एकदम शांत हो जाते हैं। कबीले का लीडर नायरिक सबको बाहर निकालता है और उस महिला को ढूंढने लगता है। तभी पता चलता है कि वह महिला नायरिक की बेटी है।
माइला को ढूंढने पर भी वह नहीं मिलती, यानी जो हमलावर आए थे वे उस महिला और माइला दोनों को किडनैप करके ले गए। नारिक फ्लेयर गन लेकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है और ब्लैक भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी दूर से आती आवाज़ों के सहारे वे दोनों हमलावरों तक पहुंचते हैं। वे लोग बंदूक के बल पर कई लोगों को एक बड़ी नाव में भर रहे होते हैं। नारिक गुस्से में फ्लेयर गन उनकी ओर तानती है तो ब्लैक उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा वे लोग इसे पकड़ लेंगे। फिर भी नारिक नहीं मानती और फायर कर देती है। स्थिति को बिगड़ता देख ब्लैक उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और फ्लेयर गन दूसरी दिशा में चलाकर हमलावरों का ध्यान भटका देती है। जैसे ही सभी लोग उस तरफ भागते हैं, ब्लैक चुपके से जहाज के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे अपना रेड बॉक्स मिलता है, लेकिन वह ब्लैक बॉक्स तक पूरी तरह पहुँच पाती उससे पहले ही वे लोग वापस आ जाते हैं। अब ब्लैक को भी बाकी कैदियों के साथ झुककर बैठना पड़ता है। कुछ देर बाद सभी कैदियों को एक बहुत बड़े लेकिन टूटे फूटे जहाज में लेकर जाया जाता है। वहाँ सबको लाइन में खड़ा किया जाता है। वहाँ पेलिंग नाम का एक लड़का कुछ लोगों को लाइन से अलग कर अंदर भेज रहा है और बाकी को गन दिखाकर डराता है, लेकिन जब उसकी नज़र ब्लैक पर पड़ती है तो वह ठिठक जाता है। वह उसके गले में पहना हुआ लॉकेट देखकर हैरान हो जाता है, जैसे वह उसे पहचानता हो। वह ब्लैक को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले वह उसे गार्ड्स के पास ले जाता है, फिर उनके लीडर गिब्सन के पास पेश करता है। गिब्सन ब्लैक को देखकर काफ़ी हैरान होता है। वह बताता है कि वह यहाँ यूलाइसिस 1 मिशन के साथ आया था। वह पहली स्पेसक्राफ्ट जो केपलर से पृथ्वी पर भेजी गई थी। जब वह केपलर से निकला था तब ब्लैक बहुत छोटी थी। वहीं एक छोटा बच्चा भी था, नील, जिसे गिब्सन ने बाद में अपनाया था। नील अब बड़ा हो चुका है और अंग्रेजी बोल सकता है। ब्लैक बाकी क्रू के बारे में पूछती है तो गिब्सन बताता है कि ज़्यादातर लोग मारे गए, स्पेसक्राफ्ट भी डैमेज हो चुका है, इसीलिए केपलर से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ब्लैक के पास जो बायोमेट्रिक डेटा डिवाइस यानी कि रेड बॉक्स है, उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। उसे यहाँ की फर्टिलिटी रिस्टोर होने के प्रमाण दर्ज किए जा सकते हैं, जिन्हें केपलर तक भेजा जा सकता है। हालांकि बायोमेट्रिक मशीन अकेले संपर्क स्थापित नहीं कर सकती, उसके लिए यूलाइसिस 1 के पुराने ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। गिब्सन बताता है कि यूलाइसिस 1 पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यह सुनकर ब्लैक अपने पिता के बारे में पूछती है तो गिब्सन बताता है कि जब वे यहाँ पहुँचे तो उनका सामना पृथ्वी के सर्वाइवर से हुआ, जिन्हें वे मर्ड्स कहा करते थे। ब्लैक के पिता शुरू में सबके साथ अच्छे थे, लेकिन जब उन्होंने केपलर से नियमित संपर्क बनाए रखने की कोशिश की तो कुछ लोगों को यह अजीब लगा। धीरे धीरे लोग उनके खिलाफ होते गए, उनका सामान तोड़ दिया और उसी अफरा तफरी में ब्लैक के पिता की मौत हो गई। इसके बाद गिब्सन ब्लैक को उसके पिता द्वारा बनाए गए कुछ हाईटेक मशीनों की ड्राइंग दिखाता है। वह बताता है कि वे एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहे थे जिससे एनर्जी जनरेट की जा सके ताकि यहाँ एक नई सिविलाइजेशन बसाई जा सके। बातचीत के बाद ब्लैक को रहने के लिए एक केबिन दिया जाता है। फ्रेश होने के बाद उसे एहसास होता है कि पृथ्वी पर आने के बाद उसकी फर्टिलिटी फिर से सक्रिय हो गई है। केपलर पर जो समस्या थी वह यहाँ नहीं है, यह जानकर वह अंदर से खुश हो जाती है। नील उसे वहाँ के बच्चों से मिलवाता है जो एक तरह की क्लास में पढ़ रहे होते हैं। उन्हें केपलर और अंतरिक्ष के बारे में सिखाया जा रहा होता है। वहाँ से निकलकर ब्लैक घूमते हुए नील के पास पहुँचती है, जो एक छोटे से पौधे के पास बैठा होता है। नील उसे बताता है कि ये पौधे आज़ाद हैं और पहले ये हमसे भी बड़े हुआ करते थे। यह सुनकर ब्लैक का चेहरा हैरानी से भर जाता है, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने उसे बताया था कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे और हरियाली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ जीवन फिर से उग रहा है। ब्लैक नील से पूछती है कि उसे यह सब किसने बताया। नील कहता है कि वह वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए क्रिस्टोफर नाम के किसी व्यक्ति से बात करता है जो इंजीनियरिंग सेक्शन वाले केबिन में रहता है, लेकिन वहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं है। अब ब्लैक को शक होने लगता है कि शायद उसके पिता जिंदा है और यहाँ कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। वह चुपके से इंजीनियरिंग साइट की ओर जाती है, दरवाजे पर लगे कांच से अंदर झांकती है और अंदर किसी को बैठा हुआ देखती है। तभी वहाँ गिब्सन आ जाता है। ब्लैक गुस्से में उससे पूछती है कि उसने उसके पिता के बारे में झूठ क्यों बोला। गिब्सन बताता है कि केपलर से संपर्क टूटने के पीछे उसके पिता का ही हाथ था। उन्होंने ही सारे ट्रांसमिशन सिस्टम और मशीनें तोड़ दी थी ताकि केपलर के लोग यहाँ वापस ना आ सके। लेकिन ब्लैक को यह सब झूठ लगता है। वह जबरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है और वहाँ अपने पिता को जिंदा देखकर उन्हें गले लगा लेती है। वह उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उसे केपलर पर अकेला क्यों छोड़ दिया। ब्लैक के पिता बताते हैं कि उसने खुद देखा है कि मर्स यानी पृथ्वी पर सालों से रह रहे लोग किन हालात में जी रहे हैं।
केपलर से आए लोग पृथ्वी को फिर से अपने हिसाब से बदलना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से यहाँ के मूल निवासियों की पूरी जीवन शैली ही खत्म हो जाती। इसीलिए उन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम को ही तोड़ दिया ताकि केपलर के लोग वापस आकर इस धरती पर कब्जा ना कर सके। यह सब सुनकर ब्लैक गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद गिब्सन उसके पास आता है और बताता है कि यहाँ एक पुराना वेदर स्टेशन है। अगर बायोमेट्रिक डिवाइस को उससे जोड़ा जाए तो केपलर से दोबारा संपर्क किया जा सकता है। रात में सब डिनर कर रहे होते हैं। नील की माँ ब्लैक को बताती है कि नील के जन्म के समय गिब्सन ने उनकी जान बचाई थी और बाद में उन्हें अपनी फैमिली की तरह अपना लिया। उसी दौरान अचानक लाइट चली जाती है। गिब्सन बताता है कि मर्ड्स ने जनरेटर बंद कर दिया है। वो अपने लोगों को कमरों में छिपने का आदेश देता है, लेकिन ब्लैक नीचे जाने का फैसला करती है। वहाँ वह देखती है कि नार्विक मर्ड्स की लीडर अपनी बेटी माइला को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। ब्लैक उसे अंदर ले जाती है, लेकिन अंदर वे देखते हैं कि वहाँ कई छोटी लड़कियां बंद करके रखी गई है। तभी गिब्सन के लोग आ जाते हैं और नार्विक को पकड़ के ले जाते हैं। ब्लैक गुस्से में गिब्सन से पूछती है कि वो मर्ड्स की लड़कियों को बंद करके क्यों रख रहा है। तब गिब्सन बताता है कि केपलर पर महिलाओं की उम्र 160 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। केपलर से पृथ्वी तक आने में कई साल लगते हैं और उस दौरान कोई भी महिला अपनी फर्टिलिटी पूरी तरह खो चुकी होगी। इसलिए वह इन छोटी लड़कियों को यहाँ रख रहा है ताकि जब केपलर के लोग आए तब तक ये बड़ी हो चुकी हो और उनसे अगली पीढ़ी पैदा की जा सके। यह सुनकर ब्लेक बेहद गुस्से में आ जाती है। वो गिब्सन से यह सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन गिब्सन उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह कहता है कि बायोमेट्रिक डेटा मिल चुका है और अब वह केपलर को सिग्नल भेजकर अपने लोगों को यहाँ पर बुलाएगा। साथ ही वह अपने आदमियों को ब्लैक पर नजर रखने के लिए आदेश दे देता है। अब ब्लैक को पूरी तरह समझ में आ जाता है कि उसके पिता ने सिस्टम क्यों नष्ट किया था। अपने केबिन में लौटते समय उसे माइला दिखाई देती है जो छुपी हुई होती है। तभी पायलिंग उसके कमरे की तलाशी लेने आता है। ब्लैक को अकेला पाकर वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक आत्मरक्षा में उसे मार देती है। इसके बाद माइला को लेकर नार्वी के पास जाती है और बाकी मर्ड्स को भी आज़ाद कर देती है। मर्ड्स पूरे जहाज पर हमला कर देते हैं। ब्लैक अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। इसी बीच उसके पिता खिड़की से देखते हैं कि गिब्सन अपने परिवार के साथ वेदर स्टेशन की तरफ जा रहा है। ब्लैक के पिता उसे बताते हैं कि अगर गिब्सन ने केपलर के लोगों को यहाँ बुला लिया तो वे धरती के मूल निवासियों को गुलाम बना लेंगे। यह सब किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ब्लैक मर्ड्स को एक सुरक्षित चैम्बर की ओर भेजती है और खुद वेदर स्टेशन पहुंचती है। वह वहां देखती है कि गिब्सन बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए नील का सैंपल केपलर भेज रहा है। ब्लैक उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन गिब्सन उस पर बंदूक तान देता है। वह नील की माँ को सच बताने के लिए मजबूर करता है। नील की माँ बताती है कि नील असल में ब्लैक का छोटा भाई है और गिब्सन उसका असली पिता नहीं है। यह सुनते ही ब्लैक टूट जाती है, लेकिन उसे हर हाल में नील को बचाना है। तभी गिब्सन नील की माँ पर गोली मार देता है। नील की जान बचाने के लिए ब्लैक अपनी गन नीचे कर देती है। गिब्सन केपलर को सिग्नल भेज देता है, लेकिन उसी समय ब्लैक उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच पानी में जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार ब्लैक गिब्सन को पानी में डुबोकर मार देती है, लेकिन वह खुद भी डूबने लगती है। उसी वक्त नार्विक पानी में कूदकर उसे बाहर निकालती है और उसकी जान बचा लेती है। अब ब्लैक, नील और उसके पिता और बाकी मर्ड्स साथ खड़े हैं। ब्लैक नील के पास बैठती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या केपलर से कोई आ रहा है। ब्लैक शांत होकर जवाब देती है कि हाँ, वे सब आ रहे हैं और अब हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यहीं पर यह कहानी अधूरी छोड़ दी जाती है।